BJY बीजेपी की बहुत खतरनाक साजिश है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए। बोलते हैं उसका मायने बहुत चढ़ता है, और जब हम काले काले साले लोग नेटिव सैवेजेस जो बोलते हैं उसका कोई फायदा ही नहीं होता। ये मिले कदम जुड़े वतन भारत जोड़ो यात्रा। नहीं, आप वही वैसे करते हैं ना, रैपर जैसे करते हैं, जैसे वो लड़की कर रही थी भारत जोड़ो यार मेरा इतना टैलेंट नहीं है। आप जेलस हो, यू आर हाँ जेलस ऑफ अनामली। ओह हाँ, माय अनम गॉड, अली राहुल गांधी की भारत सच। जोड़ो यात्रा। हाँ, और इसको क्या, भी लेना। बहुत डिसेंट हार्वर्ड में MBA पाने वाले भारत जोड़ो यात्रा, तो खुद माँ सरस्वती ने अनम अली पे रखा है, तो वह बहुत अच्छी बात मुझे लगता है कि भारत जोड़े के अधिकतम उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुलाब सुगंधित पाद निकालते हैं, आसमान से टपके हैं, भ्रष्ट नहीं है, खुदा के बंदे हैं, तो हम क्या शैतान के औलाद हैं? तो कौन है ये लोग? बस एक एग्जाम लिखा, एक कोट पहना, और खुद को खुदा मानते हैं। फट्टू है, पर मेरा फट्टू है तो थोड़ा विश्वास तो रखना पड़ता है ना। जी। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बहुत ज्यादा खास है क्योंकि हमारे साथ अभिजीत है, और अभिजीत को आप सब जानते हैं, बहुत ही जाने पहचाने और बहुत मशहूर। बहुत स्वागत है आपका अभिजीत, नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं सब? आशीर्वाद है आपका सब पर। अभिजीत, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, और आप मुझे काफी समय बाद आपसे समय मिल पाया है क्योंकि आप बिजी रहते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, तो समय और अभिजीत दोनों का सदुपयोग आज हम करेंगे बहुत सारे हाँ सवाल जी। पूछकर। अब पहला सवाल तो मेरा यही है, जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है मोदी जी को लेकर, उसको उसके पीछे क्या क्या उद्देश्य है? आपको क्या लगता है क्यों बीबीसी ने इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई है? इस पर जो प्रतिबंध लगाया है भारतीय सरकार ने, वो सही है? आप क्या कहते हैं इस पूरे घटना पर? देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री जो है, ये पिछले 2 साल से ये इसका रिसर्च किए आ रहे हैं, मेरे सोर्सेज ने बताया है। सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे सूत्रों ने बताया है, करेक्ट। सूत्र। मेरे सूत्रों ने बताया है, 2 साल से ये रिसर्च कर रहे थे। ये आपको ये बताती है कि आपका इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इतना घटिया है कि 2 साल से रिसर्च हो रहा है, लोगों से मिल रहे जा रहे हैं, और इंटेलिजेंस को कुछ भी पता नहीं था कि ऐसे कुछ हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इसने कौन से बड़े कद्दू पे तीर मारा है भाई? जो भी बोला गया इसमें कुछ आपको नया पता चला? जो तीस्तल सेतलवाड़ और को पिछले 20 15-20 सालों साल से। से बोले जा रहे हैं, वही तो बोला गया है। कुछ भी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नया है क्या? नहीं ना। तो इसमें बस एक चीज है कि बीबीसी ने बोला है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब गोरे लोग बोलते हैं उसका मायने बहुत चढ़ता है, और जब हम काले काले साले लोग नेटिव सैवेजेस जो बोलते हैं उसका कोई फायदा ही नहीं होता है, ठीक है ना। अब आप ये देख लीजिए, जो सब ये पत्रकार हैं जो बोलते रहते हैं हम एंटी कलोनियल हैं, ये हैं वो हैं, जैसे ही एक गोरा बंदा बोलता है, ओ अरे गोरे मालिक, हम कैसे आपके पैर छुए, आपके पैर से तो सूर्योदय होता है प्रभु, करके, आपके चरण कहाँ है? आपके चरण कहाँ हैं? तो ये एक चीज है। अब इसका जब बैन करते समय इसका क्या पोटेंशियल टू डिसरप्ट कम्युनल हार्मनी है? जब तीस्ता सेतलवाड़ बोल रही थी कुछ नहीं हो रहा था, जब बाकी लोग बोल रहे थे कुछ नहीं हो रहा था, अब क्या नया ये निकला कम्युनल हार्मनी को बैन करने में? जो रिएक्शन हुआ है उसका कुछ और हुआ है। देखिए, बीबीसी रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट कि आप हमको टिप्पणी दें। सरकार ने टिप्पणी नहीं दी, और
जिससे पूछा गया था सरकार में कि क्या ऐसे प्रोग्राम आने वाला है, उन्होंने सरकार को वार्निंग भी नहीं दिया कि ऐसे प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, रिएक्शन आपका क्या है? पहले है वो चोमू एमईए में जो हर हर इसका सत्यानाश कर देता है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सत्यानाश कर देता है। जब हिंदुस्तान ने वो यूक्रेन रूस युद्ध में एक टेम्परेरी सीज फायर लागू करवाया था अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसे कुछ नहीं किया। ऐसे चमन चोमू है ये इंसान। वो आके बोलता है कॉलोनियल माइंडसेट। भाई इसमें कॉलोनियल माइंडसेट क्या है? उस पे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को ये करो कि भाई देखा है हमने, या तो फिर उसको इग्नोर ही करो टोटली। ठीक है ना। इग्नोर करने से तो बेहतर है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं, जैसे राणा अयूब को किसने बनाया? राइट विंग ने बनाया। उसका तो 5% भी एंगेजमेंट नहीं होता अगर राइट विंग ने उसको ये बनाया था। उसका 95% अर्निंग्स तो वो उसको बीजेपी हेडक्वार्टर्स में देना चाहिए कमीशन के तौर पे कि आपने मेरे को इतना बड़ा बनाया है। राणा अयूब को तो बीजेपी ने बनाया है। ठीक है ना। वायर के रीडर्स 90% आते हैं क्योंकि बीजेपी हर चीज को शेयर करके ये करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर, ये वेस्ट में ना एक स्टैंडर्ड है, अगर आप 2 टके के 2 कौड़ी के रिपोर्टर हो, आप बस मोदी के खिलाफ कुछ लिख दो, हत्यारा है, ये है, दंगा फसाद कराने वाला है, इमीडिएटली आपको बीजेपी का समर्थक आके ट्रोल करेंगे और आप बड़े ये डिफेंडर ऑफ फ्रीडम बन जाएंगे। ठीक है ना। जैसे वो सुपरमैन में क्या होता है ना, वो स्पाइडर को हिंदी में क्या कहते हैं? मकड़ी। हाँ, मकड़ी। जब मकड़ी आके काटता है सुपर पावर हो जाता है ना, वैसे ये मोदी के खिलाफ राइटिंग करना वो मकड़ी की तरह है। कुछ तुम्हारा चल रहा नहीं है, घोंचू हो तुम, बस 50 रुपए प्रति घंटा मिल रहा है, बस मोदी पे लिख दो, वो मकड़े बाइट करके तुम सुपरमैन बनने की तरह चीज है। ठीक है। क्यों इसको अननेसेसरी पब्लिसिटी दिया? अगर पहले टिप्पणी नहीं करना चाहते थे तो बाद में क्यों टिप्पणी किया? ठीक है ना। और वो भी अगर टिप्पणी दो, कम से कम एक होशियार टिप्पणी तो दो। क्यों एक बुद्धू चोमू की तरह टिप्पणी दे रहे हो? वो देते हैं, फिर बैन करके फिर और पब्लिसिटी उसमें। मेरे को तो वो देखना ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था क्या होने वाला है, पर क्योंकि इतना कंट्रोवर्सी जनरेट किया, मैंने जाके देखा और मैंने देखा कि ये इतना घटिया डॉक्यूमेंट्री है, इसमें कुछ भी नहीं है जो पहले नहीं बोला गया है। फालतू में ये लोग मीडिया मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं। राफाल में इतना घटिया काम किया, फिर आपने तो देखा ही था ना, राफाल में किसी ने कोई ये नहीं किया। फिर अब तक जो भी कंट्रोवर्सी आया है, आपने देखा है जो बीजेपी का मीडिया टीम है वो इसको ठीक तरह से कंट्रोल कर पा रही है? नहीं। और उसमें एक क्लिप है जहां मोदी जी उठते हैं, जब वो 2002 में बीबीसी ने इंटरव्यू किया था, उठते हैं, बोलते हैं देखिए मेरी बस एक रिग्रेट है कि मैं मीडिया को बेटर मैनेजमेंट नहीं कर पाया। 21 साल बाद वो अभी भी मीडिया का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। ये क्या बताता है आपको? आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया, आपका मीडिया मैनेजमेंट फेल हो गया है। आ, 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 तो तो इतना गुस्सा गुस्सा किस पे है? बीबीसी है या खुद का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो? अच्छा, अभी आपने राफेल की बात की तो राफेल से मुझे राहुल गांधी की याद आ गई। और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तो काफी समय हो गया उसको, कई महीने गुजर गए हैं, 4 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं। अब ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको आप कैसे देखते हो? और आपको लगता है कि जो कांग्रेस का इलेक्टोरल फॉर्चून है उसको रिवाइव कर पाएगा? उसकी कोई आपको कोई पॉसिबिलिटीज नजर आती है इसमें? मैडम आप कितना अच्छा जोक करते हैं। हाँ, मिले कदम जुड़े वतन भारत जोड़ो यात्रा। तो Oh my इसमें God. क्या है, I remember you shared it on Twitter. तो इसमें आप देख लीजिए वो जब आईएसआई इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला आईएस आईसिस
पैदा हुआ था अफगानिस्तान में, तो आई थिंक होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट डाला था, देयर इज ओनली वन अल्फाबेट दैट सेपरेट्स आईएसआई फ्रॉम आईएसआईएस, यानी कि दाएश और आईएसआई में बस एक अक्षर का डिफरेंस है। तो आप ये देख लीजिए, बीजेवाई और बीजेपी में बस एक अक्षर का डिफरेंस है। ये जो बीजेवाई है, ये सरासर, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, बीजेपी इसका पैसा दे रहा है, बीजेपी इसका समर्थन कर रहा है, बीजेपी इसकी सराहना कर रहा है, क्योंकि ऐसे एक यात्रा जो हर जगह जाती है बीजेपी को मिनिमम 1 लाख वोट ज्यादा दिलाता है। क्योंकि जहां भी राहुल गांधी बोलते हैं, नॉर्मली 10,000 लोग इमीडिएटली उनको सुन के बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब आप इतना बड़ा नौटंकी करोगे, ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा लोग सुनते हैं, और 10,000 के बजाय 1 लाख लोग हर जगह पे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं बीजेपी के लिए। अब तक उन्होंने क्या क्या सब बात किया है। मैंने राहुल गांधी को मार डाला, ठीक है, सफेद टी शर्ट, ठंड से डर लगता है, ठंड से डर नहीं लगता है। फिर क्या, वो जो करली टेल्स या करवी टेल्स में कोई इंटरव्यू आया था जी, काम्या हाँ, जानी, हाँ ले लिया उसमें, हाँ उनको बटर चिकन और चिकन टिक्का अच्छा लगता है, वो ज्यादातर नॉनवेज खाते हैं। इसके सिवाय आपको कुछ पता चला है? वो खुद ही बोलते हैं न्यूज़पेपर में कि मैंने हर जगह ये नफरत ढूंढा। वो बोल रहे थे मैं नफरत को खत्म करने के लिए, जैसे उन्होंने राहुल गांधी को मार डाला वैसे वो नफरत को भी मार डालना चाहते हैं। पर आपके सामने राहुल गांधी तो थे, पर उनको कहीं भी देश में नफरत नहीं मिला। अब अगर आपको नफरत नहीं मिला तो आप ये यात्रा निकाले क्यों भाई? ठीक है। फिर उनको देश के युवा नेता जो अमित शाह के बस 5 साल कम उम्र के हैं, युवा नेता, उनसे पूछा गया सर आपने जोड़ के आपने ये भारत जोड़ो यात्रा में सबसे ज्यादा क्या पहचाना? ये देश कितना डाइवर्स और डिफरेंट है भाई। मैं हर महीने अपने मम्मी को मिलने मद्रास जाता हूँ। मैं 1-2 घंटे 44 मिनट 45 को क्या कहते हैं, 45, हाँ 2 घंटे 45 मिनट का फ्लाइट रहता है दिल्ली से मद्रास, ठीक है। मेरे को तो इमीडिएटली 5 मिनट में पता चलता है कि कंट्री कितना डाइवर्स है, ठीक है। मद्रास में रहता हूँ, उसके 40 मिनट नॉर्थ में, उत्तर में श्रीहरिकोटा है जो आंध्रा बॉर्डर के अंदर है। मैं उधर जाता हूँ, जैसे बॉर्डर क्रॉस होता है, अरे मद्रास के अंदर ही मेरे को डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। आप 52 ईयर्स में आपको ये यात्रा करने के बाद ही पता चला कि इंडिया कितना डाइवर्स है। अजीब बात है भाई। तो ये मैं बोल रहा हूं, ये भारत जोड़ो बीजेवाई, बीजेपी की बहुत खतरनाक साजिश है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए। अच्छा, अब मैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात कर देती हूँ, जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और अगर हम अनऑफिशियली बोलें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये इस तरह के असेसमेंट सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनली टूट चुका है, और जो पाकिस्तान आर्मी है वो उसको जियोपॉलिटिकली एक साथ जोड़े हुए है, इस असेसमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि ये डिफॉल्ट और इसके वजह से पाकिस्तान टूटा है। पाकिस्तान किस वजह से टूटा है, ये जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेनोमिनन के वजह से टूटा है। क्योंकि मैंने पहली बार देखा है, पहले क्या होता था, आर्मी के बंदे होते हैं, आर्मी के रिश्तेदार आर्मी होते हैं, ये सब ठीक है। तो जितना भी वो नवाज शरीफ या भुट्टो को वोट दें, उनका पहला लॉयल्टी हमेशा आर्मी के साथ रहता था। पर मैं पहली बार देख रहा हूं कि आर्मी फैमिलीज के अंदर एक किस्म का पीटीआई रेडिकलाइजेशन हुआ है कि इमरान खान ही हमको बचा सकता है, एटसेट्रा। नाउ
ये क्या प्रैक्टिकलिटी में ट्रांसलेट होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान या तो टूट चुका है या तो टूटने वाला है, ठीक है ना। जो ये अब देख लीजिए, अगर आर्मी बच्चों के अंदर ही ये एक किस्म का पीटीआई फैन क्लब बना पड़ा है, बहुत सारे बालोची लोग थे, पठान लोग थे, एक पठान फैन क्लब होता था, एक बालोची, तो वैसे बालोची सिंधी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन दी आर्मी। जो बालोचिस्तान में रेबेलियन था, वो तो पाकिस्तान को टूट नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया। और दूसरी बात क्या थी कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी अर्जेंटीना की बात लीजिए, अर्जेंटीना का बहुत बुरी तरह से डिफॉल्ट हुआ था। अर्जेंटीना टूट गया क्या? नहीं, अर्जेंटीना तो अभी चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप भी जीता है। श्रीलंका का बहुत बुरी तरह से डिफॉल्ट हुआ था कई महीनों पहले, ठीक है, बहुत इट वाज वेरी सैड, यू नो, आई मीन लोगों को बहुत हानि पहुंची, पर श्रीलंका टूटा नहीं। उसमें भी तमिल सिन्हला का ये फर्क है, नॉर्थ तमिल है, साउथ सिन्हला है, सिन्हला सब कुछ कंट्रोल करते हैं, पर कुछ हुआ? एलटीटी फिर से शुरू हुआ? नहीं, है ना। युद्ध फिर से शुरू हुआ? नहीं। तो मैं नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान कोई टूटने छूटने वाला है। ओके, और एक सवाल अब मेरा हमारे जो दूसरा पड़ोसी है चाइना, चाइना के लिए मेरा सवाल है कि हमने देखा कि चाइना में जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस थे उनके हटने के बाद जो कोरोना है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इनफैक्ट इकोनॉमिक स्लो डाउन, रियल एस्टेट क्राइसिस और इनफैक्ट बैंक्स भी काफी हमें फेल होते हुए दिखाई दी हैं, और जो नेगेटिव पॉपुलेशन है उसमें भी हमें बढ़ोतरी नजर आई है। शी जिनपिंग जो माओ के बाद एक बड़े चाइनीज लीडर माने जाते रहे हैं, वो किस तरह से चाइना को इस पूरे क्राइसिस में लेकर आ गए, और आगे आपको लगता है कि वो इस पूरा जो पूरी परिस्थिति है, जो क्राइसिस है, इससे चाइना और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको निकालने में और कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुल होते नजर आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है, देखिए, शी जिनपिंग मैं बोलूंगा अब तक चाइना के सबसे पावरफुल लीडर हैं। इतना पावर तो माओ सेतुंग को भी नहीं था, ठीक है ना। पर माओ सेतुंग के बाद आपको याद है ना, कल्चरल रेवोल्यूशन के पहले और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के पहले थोड़ा सा माओ सेतुंग को डिमोट नहीं, नकारा गया था पार्टी से थोड़ा। और उस नकारने का नतीजा था कि उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया ताकि वो वापस पावर में आ सके करके, ठीक है ना। शी जिनपिंग का और इसी वजह से जब दंग शाओपिंग ने पावर टेक ओवर किया था, उन्होंने एक किस्म का चेक और बैलेंस इंट्रोड्यूस किया था कि कोई भी लीडर इतना पावरफुल ना हो कि उसको कहीं से बैलेंस ना किया जाए, ठीक है ना। और उन्होंने खुद अपने पावर पे भी ये एक्सेप्ट किया था कि मेरे पर भी कोई चेक और बैलेंस होने चाहिए करके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि शी जिनपिंग ने आके वो सब कुछ तोड़ के रख दिया, उनके पावर पे अब कोई भी चेक और बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। बट इसमें और भी प्रॉब्लम आता है। देखिए, जब चेक और बैलेंस आता है, आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर बनता है, ठीक है ना। यानी कि मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मैं पनीर बटर मसाला बना रहा हूँ, ठीक है। कई लोग बोलेंगे, अगर आप YouTube पे जाके गूगल करेंगे, कई लोग बोलेंगे बस टमाटर और दही पड़ता है पनीर बटर मसाला में, मसाला के लिए। दूसरे बोलेंगे कि भाई टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, काजू उसमें जरूर डालना, तल के फिर पीसना। अब ये विवाद के वजह से ही तुम बोलोगे नहीं यार ये क्या बकवास है, या तुम बोलोगे नहीं वो टेक्निक क्या बकवास है। ये दोनों ही ट्राई करके आप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी कर पाएंगे। वो कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, वो एक क्रिटिसिज्म होना चाहिए, तभी आपको बेहतर पॉलिसी नजर आएगा। आज चीन में कोई भी शी जिनपिंग को क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार नहीं है कोई। अगर शी जिनपिंग ने बोल दिया कि सूर्योदय वेस्ट से होता है, ईस्ट से नहीं होता है, सब हाँ 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 साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, हाजिरी साहब करके ये कर देते हैं। सो चाइनाज पॉलिसीज आर गोइंग हॉरिबली रॉन्ग। जैसे ये जो ओबोर या BRI है, वन बेल्ट वन रोड, जो आजकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन गया है, इसका अभी तक एक ये नहीं है, क्या कहते हैं, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं देखा है। सबसे ज्यादा पैसा तो ओबोर का श्रीलंका ने लिया था, श्रीलंका देखिए कैसे बैंकरप्ट हो गया। अब चाइना का ये पैसा रिकवरी कहां से होगा, ठीक है। चाइना तो ये $1 ट्रिलियन गई भैंस पानी में। $1 और ट्रिलियन आपने लगभग $1 ट्रिलियन आपने
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे डाल रखा था। वो जब एवरग्रीन कोलैप्स हुआ, सबको पता चला कि चाइना का रियल एस्टेट मार्केट भी बस्ट है। फिर एक और ट्रिलियन आपने हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम पे लगा के रखा था, वो भी बस्ट हो गया। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉफिट अब जनरेट करने की क्षमता नहीं है। $3 ट्रिलियन यानी कि इंडिया के इकोनॉमी के बराबर एक इन्वेस्टमेंट डूब गया है ना। सो शी जिनपिंग इज द बेस्ट एसेट फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वो हमारा दुश्मन होते भी हमारा सबसे खास दोस्त है, क्योंकि जब एक आपका दुश्मन एक मूर्ख नहीं, एक महामूर्ख है, आपको उसे सराहना चाहिए, आपको उसे चुम्मा देना चाहिए। मोदी को तो रोज बीजिंग जाके अरे मेरे भाई शी जिनपिंग जाके मुआ, मुआ करना चाहिए रोज, ठीक है ना। बट द प्रॉब्लम इज मूर्ख लोग बहुत खतरनाक भी होते हैं, है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब कोविड के साथ क्या हुआ है, it is the same stupid policy where he is not willing to listen to anybody at all that has got them in this mess। देखिए, दो चीजें हैं। पहले क्लियरली जो चाइनीज वैक्सीन है वो क्लियरली काम नहीं करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये टोटल कोविड लॉकडाउन है क्या भाई। इम्यूनिटी तभी बढ़ता है जब वैक्सीन लेके आप थोड़ा बाहर चलो, सब कुछ करो, क्योंकि जो कोविड वैक्सीन के बाद कोविड आपको मारने वाला नहीं है, वो बस आपका, ठीक है, मायोकार्डाइटिस से आप मर सकते हैं, वैक्सीन की वजह से मायोकार्डाइटिस होने का ज्यादा संभावना है, स्पेशली अगर आपने फाइजर का वैक्सीन लिया हो। बट नेचुरल इम्यूनिटी फिर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। अरे पिछले 15-20 हजार साल जब से हम ये प्लेग्स, ये महामारी की हिस्ट्री है, the human history is written by the survivors of महामारी ना। तो नेचुरल इम्यूनिटी को भी बढ़ावा देना चाहिए, वो भी नहीं किया। उधर कोई भी डॉक्टर नहीं है जो उसको शी जिनपिंग को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो उसके घटिया पॉलिसीज दे आर कमिंग होम टू रूस्ट, यही हुआ है जी। पर एक सवाल उनको चैलेंज, क्योंकि आपका दूसरा पार्ट था कि देयर इज, आई सी बिकॉज ऑफ दिस I see absolutely no challenge to Xi Jinping whatsoever within the party. Okay. एक सवाल मेरा आपसे है रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर। रशिया और यूक्रेन के वॉर को लगभग 1 साल हो चुका है और अभी तक हमें इस वॉर का अंत नजर नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है जो प्रेसिडेंट पुतिन के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वॉर को लेकर, इस वॉर से क्या उन्होंने वो हासिल कर लिए हैं, और क्या आपको लगता है कि जो अमेरिका लेड नाटो है उसने यूरोप और अमेरिका दोनों ने मिलकर, जो हम अगर रशिया की बात करें, उसको कहीं ना कहीं एक अनविनेबल कॉन्फ्लिक्ट में फंसाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? ये देखिए, ये अनविनेबल नहीं है। सो टू फुल डिस्क्लोजर, आई गॉट इट रॉन्ग। मैं क्या हूँ कि जब रशिया के बारे में आता है, मैं कभी भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं यूएस और यूके के गवर्नमेंट में, उनको कभी नहीं सुनता हूँ, क्योंकि उनमें ना एक किस्म का इतना एक जहर है रशिया के प्रति। तो मैं ये नहीं मानता हूं कभी कि उनका असेसमेंट कभी सही हो सकता है, क्योंकि असेसमेंट करने के लिए एक ठंडे दिमाग की जरूरत होती है। तो इस पे मैं बस अपने जर्मन, इजरायली और फ्रेंच दोस्तों को सुने आ रहा था, जो बोल रहे थे बॉस पुतिन नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है, नहीं करने वाला है। और मैं भी मानता था नहीं करने वाला है, क्योंकि मेरे को कोई सेंस ही दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई होने वाला क्या है। ठीक है, देयर वाज नथिंग टू गेन फ्रॉम डूइंग दिस। आई वाज रॉन्ग, दे डिड इन्वेड। फिर क्या हुआ कि हम सबका असेसमेंट था, बस अमेरिकन्स और यूके वाले बोल रहे थे कि ये केक वॉक नहीं होगा, बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली है। फिर से मैंने, ठीक है गलत थे, ये मेरी गलती है कि मैंने फिर से उन्हीं जर्मन, इजरायली, फ्रेंच सोर्सों को माना और बोला कि बस ये 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, clearly not, because clearly the Americans have trained up the Ukrainians very 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 well। तो अब ये 1 साल चला है, अब जो मैं देख रहा हूं ये कम से कम 2 से 4 साल तो चलेगा ही, मिनिमम 2 से 4 साल चलेगा। बट आई डू नॉट सी इट एज अनविनेबल, क्योंकि यूक्रेन के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जो
बहुत लोग मरे जा रहे हैं उधर। आप एक आर्मी को इनफाइनाइटली सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और क्या हम देख रहे हैं कि हर नया जो वुंडरवाफन को हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे आप ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र की तरह, हर बोलते हैं कि हर नया वेपन जो अमेरिका या यूरोप यूक्रेन को देखता है, ये देखो ये नया ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र पुराना हो गया, ये नया ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। तो पहले बोल रहे थे वो तुर्की के जो बायरक्तार ड्रोन्स थे वो ब्रह्मास्त्र है, फिर बोल रहे थे कि ये जो अमेरिका का M777 जो तोप है वो ब्रह्मास्त्र है, फिर बोल रहे थे कि भाई ये जो हम हाईमार्स रॉकेट है अमेरिका का बनाया हुआ ये नया ब्रह्मास्त्र है। हर चीज को नया ब्रह्मास्त्र बोल बोल के हमने देखा है कि रूसियों ने लो कॉस्ट सोल्यूशन हर चीज का काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ निकाला है, जो रूस हमेशा से करते आया है। वो कभी भी आ, आ, एक वो क्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं, वो क्वांटिटी में बिलीव करते हैं। वो ये नहीं मानेंगे कि एक बंदूक जो सबको मार सके, वो 100 बंदूक जो अच्छे नहीं होंगे, काफी घटिया होंगे, पर वो बोलेंगे 100 बंदूक से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमेशा क्वांटिटी पे निर्भर करते हैं। और हम यही देख रहे हैं कि वो एक किस्म से जो उनका नया, आप ये देख लीजिए जो हाइमार्स का जो एक रॉकेट है वो कम से कम एक, या डिपेंडिंग ऑन द वॉरहेड, 1 से लेके 2 लाख डॉलर का है एक रॉकेट, ठीक है। और एक हाइमार्स में 6 रॉकेट होते हैं, यानी कि टोटल 12 लाख, 12 से 24 लाख तक का रॉकेट का वैल्यू है, प्लस ट्रक का वैल्यू और वो सब, ठीक है। रशिया उसको जो नए ड्रोन्स वो बनाते आ रहा है, लोग कहते हैं ईरानियन ड्रोन्स है, कई लोग कहते हैं ये रूसी ड्रोन है, वो एक ड्रोन 15 से 20 हजार डॉलर का है, यानी कि एक 15-20 हजार डॉलर के ड्रोन से वो एक 12 से 24 लाख तक का एक वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय किए जा रहा है। तो आप देख लीजिए ये कैसे सस्टेन हो पाएगा। और यूक्रेन तो रूस से काफी गरीब है, ठीक है, वेस्ट रूस से ज्यादा अमीर है, पर अगर आपका हर प्रोडक्ट इतना एक्सपेंसिव होगा, आप कितना ये करते रहेंगे। और वो सप्लाई से भी आपने देखा होगा न्यूज में कि वो सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं है। आपके पास, आप देख लीजिए, अगर आप एक टैक्सी ऑपरेटर हैं और आपका तकरीबन 8 करोड़ तक का बजट है, आपने 2 मर्सिडीज खरीद लिए 4-4 करोड़ के एस क्लास बुलेट प्रूफ, तो आपके पास फ्लीट में बस 2 गाड़ियां रहेंगी। पर अगर आपने सुजुकी डिजायर 10 लाख का खरीदा, आपके पास कितने सैकड़ों डिजायर होंगे अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो ठीक है, मर्सिडीज बहुत कंफर्टेबल होगा, ये होगा, सीट झुकेगा, जब आप सिगरेट ये करना चाहते हो खुद ब खुद ऊपर से एक लाइटर आके आपका सिगरेट को ये करेगा, पता नहीं क्या सब है उधर करने के लिए। पर अल्टीमेटली गाड़ी का ये क्या है, इधर से उधर ले जाना, ठीक है ना। और इधर से उधर ले जाने में आपका अगर दोनों ही एक्सीडेंट हो गया तो आपका बचा क्या। पर अगर आप डिजायर का फ्लीट चला रहे हैं, सुजुकी डिजायर का, तो आपका 2 गाड़ी बर्बाद हो गया, तो बाकी जो सैकड़ों गाड़ी हैं वो तो चल पाएंगी ना। तो यही हम सप्लाई का प्रॉब्लम देख रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि ये रूस के लिए अनविनेबल है। ओके, अच्छा, एक सवाल मैं एलन मस्क को लेकर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ट्विटर को जब से उन्होंने टेक ओवर किया है उसके बाद से, जैसे कि कहा जा रहा था, तो हमने उस पॉलिसीज में बदलाव भी देखा है। बहुत सारे जो अकाउंट्स बैन थे उनकी बहाली भी हमने होते हुए देखी है। सवाल मेरा ये है आपसे, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या जो पहले से ही एक लॉस मेकिंग ट्विटर था और उसको एलन मस्क ने टेक ओवर किया, आपको क्या लगता है कि कोई $44 बिलियन सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाए रखने के लिए खर्च कर सकता है या करेगा? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ इसका कोई क्लियर प्लान है इसको प्रॉफिटेबिलिटी के रास्ते पे लाने के लिए, और ये उसे लागू करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैवरिक्स होते हैं ना, इनका बहुत अलग किस्म से दिमाग चलता है। अब अगर प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं, मेरे को बिजनेस आता नहीं है।
तो आई डोंट अंडरस्टैंड फाइनेंस एंड बिजनेस, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, विच इज व्हाई आई नेवर टॉक अबाउट फाइनेंस एंड बिजनेस। बट आप देखिए, इसने जो भी छुआ है उसको सक्सेसफुल किया है। लोग बोल रहे थे कि प्राइवेट स्पेस फ्लाइट हो नहीं सकता, ये इसने उसको स्पेसएक्स को सक्सेसफुल करा दिया, इसने टेस्ला को एक डिसरप्टर बना दिया। अब तक जो भी छुआ है वो सोना बन गया है ना। तो इसमें भी ठीक है, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होगा, बट आई डू बिलीव दैट ट्विटर विल बिकम प्रॉफिटेबल अंडर एलॉन मस्क। ओके, अच्छा एक सवाल मेरा जो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही है, उसको लेकर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी सरकार ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजेस का सिलेक्शन होता है कॉलेजियम सिस्टम के तहत, उसके खिलाफ उन्होंने कदम उठाया और जो लॉ मिनिस्टर और उपराष्ट्रपति दोनों ही ने इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप वास्तव में आप मानते हैं कि मोदी सरकार इस असंवैधानिक जो ये कॉलेजियम सिस्टम है इसको समाप्त करने के लिए गंभीर है? और क्योंकि हमने देखा है कि संसद में भी पारित राष्ट्रीय जो न्यायिक नियुक्ति आयोग है, जिसको हम 99 अमेंडमेंट बोलते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में असंवैधानिक घोषित किया गया था और सरकार ने बाद में इस पर कुछ नहीं किया। आप इसको किस तरह से देखते हैं पूरा? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कोई भी तनाव आता है, मैं हमेशा सरकार को ही सपोर्ट करूंगा, क्योंकि सरकार को मैंने चुना है, हम सब ने चुना है वोट करके। एब्सोल्युटली। जजेस को हमने चुना है क्या? कौन है ये लोग हमारे को बोलने वाले हैं? क्या उनका जो पाद, क्या गुलाब सुगंधित पाद निकालते हैं, आसमान से टपके हैं, भ्रष्ट नहीं है, खुदा के बंदे हैं, तो हम क्या शैतान के औलाद हैं? तो कौन है ये लोग? बस एक एग्जाम लिखा, एक कोट पहना और खुद को खुदा मानते हैं। ये जो जुडिशियल तानाशाही चल रही है इस देश में, इसको खत्म करना ही पड़ेगा। पर मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस सरकार में वो हिम्मत है, वो मर्दानगी है इन मिलॉर्ड्स को टैकल करने के लिए। मैं इनको मिलॉर्ड्स नहीं कहूंगा, मेरे भगवान तो शिव जी हैं, ये पता नहीं किसके भगवान है, मेरे भगवान नहीं है, इनको मैं मिलॉर्ड नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो इन गुलाब पादुओं को डाउन करने की अगर हिम्मत है सरकार में, मेरे को नहीं पता है। इंटेंशन तो है, क्योंकि अगर किरेन रिजिजू जी भी बोल रहे हैं और जगदीप धनखड़ जी भी बोल रहे हैं, तो कुछ तो मूवमेंट हुआ होगा। पर देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें देखे हैं जहां सरकार बहुत हम ये हैं वो हैं, मीट टार्जान यूजेन करके ये करता है, पर फिर एक नंबर के फट्टू निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ था, और फार्मर प्रोटेस्ट नहीं था, बस पंजाबी फार्मर प्रोटेस्ट था। एक प्रोटेस्ट के वजह से चूहे की तरह इसके अंदर घुस गए, अपने बरों के अंदर घुस के कुछ नहीं करके ही छिप रहे थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट 9 महीने के लिए वो रिपोर्ट पे बैठा था, कुछ नहीं ये किया, और फिर सरकार ने एक दिन आके बोलता है हाँ हम लागू नहीं करने वाले, गई भैंस पानी में। तो इतना एक किस्म से ठीक है, सरकार फट्टू है, पर फट्टू मेरा फट्टू है, अब क्या करूं। तो मेरे को लगता है कि मेरा फट्टू कुछ काम करेगा। वो क्या गाना था वो आमिर खान का, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। पापा कहते हैं बेटा। पर उसमें पता है आमिर खान को एंड में क्या होता है ना, उस पिक्चर में बेचारा मर जाता है। तो मेरा फट्टू काम करेगा या मर जाएगा, किसको क्या पता। फट्टू है, पर मेरा फट्टू है, तो थोड़ा विश्वास तो रखना पड़ता है ना। जी बिल्कुल, और विश्वास बिल्कुल सरकार पे बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार से ही उम्मीद लगा सकते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं और चुनी हुई सरकार है।
अभिजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आपने मेरे इतने सारे अलग अलग सवालों पर जवाब दिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े। धन्यवाद अंबर जी। याद रखिए, मिले कदम जुड़े वतन, भारत जोड़ो यात्रा। नहीं, आप वही वैसे करते हैं ना, रैपर जैसे करते हैं, जैसे वो लड़की कर रही थी, भारत जोड़ो यार यात्रा। मेरा इतना टैलेंट नहीं है। आप वो जेलस हो, अनम यू आर हाँ मैं जेलस ऑफ अनम अली। ओह हाँ, माय अनम गॉड, अली राहुल गांधी की भारत सच। जोड़ो यात्रा, हाँ, और इसको क्या, भी लेना। बहुत डिसेंट हार्वर्ड में एमबीए पाने वाले, भारत जोड़ो यात्रा। आ, आ, सोनिया गांधी के और क्या, समथिंग, आ, उनके यार सुशील बेटे देखिए, और मैं इतना समथिंग। टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ। ये अनम अली जी के सर पे खुद माँ सरस्वती ने हाथ रखा है, इसीलिए वो इतना सुंदर सा कला निकाल पा रही है। मेरे पे अनफॉर्चुनेटली सरस्वती माँ का हाथ है, पर वो इतना आर्टिस्टिक जो ज्यादा नहीं। हाथ है ना, आप देखिए सरस्वती माँ दो चीजें रखती है ना, एक किताब रख नहीं, चार चीजें रखती है। एक किताब है, एक रुद्राक्ष माला है, एक वीणा है, ठीक है ना। तो एक है स्पिरिचुअल, एक है किताबी नॉलेज, एक है वो सब तो है आर्टिस्टिक आपके नॉलेज। पास, वो आर्टिस्टिक नहीं है आपके किताब पास। हाँ, वो किताब वाला हाथ मेरे सर पे शायद हो सकता है, कई लोग बोलते हैं कि वो भी नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल है हाँ, आपके पास। पर हाँ, पर जो वीणा वाला हाथ है ना, वो खुद माँ सरस्वती ने अनम अली पे रखा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भारत जोड़े के अधिकतम उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आपका बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।